हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी का पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, जिसका पेपर कोड है 801 DG। जी हाँ मेरे दोस्त, तो अगर आपके पास ये पेपर है तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा का पूरा PDF जो है इस पेपर कोड का मैं अपनी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे डाल दूंगा। डाल दिया हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी इसका PDF में लिंक बनाकर जो हम लोग का व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी डाल दूंगा। तो अगर आप व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो, ये तो हुआ कि पेपर ये कोड आपको कैसे मिलेगा। अब इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2023 में क्लास 10th का पेपर था। मुझे पता नहीं कि किस किस ज़िले में ये कोड का पेपर आया हुआ था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी। जी हाँ मेरे दोस्त, चाहे आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम हो गया या आगे चलकर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम मतलब देने वाले अभी जो 9th के लड़के होंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आप जानते हो किसी भी एग्जाम में ले लो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो गया चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कंपटीशन जो हो गए, उनमें भी प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है। तो चलो इस पेपर कोड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये तो आपके इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन सब हम लोग छोड़ते हैं। आप लोग का 70 मार्क का ये पूरा का पूरा पेपर है, जिसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, शुरू में MCQ वाला, आप 50 मार्क का उसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, और 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। स्कूल लेवल पे इस प्रकार आप लोग का 100 मार्क का पूरा हिंदी का पेपर होता है। ये रहा पूरा का पूरा एक तरह से पेपर का मार्किंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कुछ चेंजेस भी हुआ है हिंदी के पेपर में। 4 नए प्रश्न ऐड हुए हैं। तो चलो उनको भी मैं साथ में बता दूंगा कि कौन कौन प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। चलो, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। सब लोग जानते हो भाई, जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, उसी में ये दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी ये आपके 3 ऑप्शन गलत, तो आप OMR शीट में B ऑप्शन पे आप लोग रंगोगे। चलो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि तितली कृति की विधा है। ओके, हमें तितली कृति जो है इसकी विधा के बारे में बताना है कि जो तितली कृति है उसकी विधा क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। तो भाई जो तितली हो गया ना, वो उपन्यास विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 फेमस काफ़ी जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध एक तरह से उपन्यास है। तो ये C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इधर चलो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और देखो, ये जो पेपर है ना पूरा का पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। देखो यहाँ पूरा ये संदर्भ व्याख्या भी मैंने लिख रखा है पूरा का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग MCQ को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 3rd नंबर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। ओके, और यहाँ दिया है कि गांधी की देन के, ओके, मतलब रचनाओं का नाम दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, तो गांधी की देन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी की देन नामक इनकी ही रचना है। क्लियर। चलो, उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा, C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक है राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। तो इसका ये D वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। क्लियर। चलो, उसके बाद भैया रीतिकालीन कवि है, हमें से ये पूछा जा रहा है। तो केदार भट्ट, जायसी या पद्माकर कृष्णदास। भाई पद्माकर, ठीक है, पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं। चलो भाई अगला प्रश्न 6 के बाद हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि छत्रसाल दशक के रचयिता है। ओके, हमें छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है कि मतीराम, भूषण, भाई भूषण सही ऑप्शन होगा। घनानंद, हरिऔध, तो सही ऑप्शन ये B वाला हो जाएगा, भूषण, ठीक है। 7वें प्रश्न का आपका B वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूषण, ठीक है।
चलो उसके बाद सातवें के बाद आठवां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आठवां प्रश्न है कि तारसप्तक के संपादक है। ओके, तारसप्तक के जो संपादक थे वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय थे। ठीक है, अगला हम लोग आठवें के बाद 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ओके, हमें सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम बताना है। ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, युगवाणी। सुमित्रानंद पंत की रचना इनमें से युगवाणी है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला 10 नंबर प्रश्न है, वो क्या है कि स्मृति की रेखाएं। ओके, साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं सबसे पहले तो किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। और इसमें हमें साहित्य की विधा पूछ रहा है तो ये संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, न कि जीवनी, भेंट वार्ता या नाटक, संस्मरण विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की। क्लियर। चलो अब इधर आ जाते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। यह क्या है, माफ़ करना, कि करुण रस का स्थायी भाव। देखो, जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है और एक हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये मतलब आप जानते हो कि यूपी में ना, पूरे यूपी में यूपी बोर्ड का पेपर होता है तो हर एक सब्जेक्ट का 7-7 पेपर सेट आता है। जैसे यहाँ पे, जैसे किसी ज़िले में मतलब कुछ ज़िलों में 8 से 1 डीजी आया होगा, कुछ ज़िलों में 8 से 1 डीवी कोड आया होगा। मतलब ऐसे ही कर मान लो डीडी कोड, इसी तरह 7 कोड होते हैं। ठीक है, 7 पेपर सेट होते हैं। तो उनमें से 6 पेपर सेट में, मतलब 3 पेपर सेट में तो ये पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव, 2023 की बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 3 पेपर सेट में ये पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है और 3 पेपर सेट में ये पूछा गया था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। और एक नॉर्मल एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था 7वें सेट में। तो समझ सकते हो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में देखना, किसी न किसी पेपर सेट में ये सेम टू सेम यही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव है, आप लोग याद रखना, वो शोक, और हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी। ठीक है, चलो अगला हम लोग इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ओके, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। देखो यहाँ पीपर पात की मतलब तुलना की जा रही है, मतलब मंडोला की तुलना की जा रही है पीपर पात से, पीपर पात के जैसा मंडोला। ठीक है, तो यहाँ किसी एक वस्तु मतलब या मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 का। ये काफ़ी फेमस, ये मतलब ये है पीपर पात सरिस मंडोला, काफ़ी फेमस लाइन है, इसको याद रखना, एग्जाम में आता रहता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सुनी केवट बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। इसमें हमें उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो ये तो आप डायरेक्ट याद रखना, इसमें आपका सोरठा छंद है, सोरठा। ठीक है, सोरठा छंद क्या होता है, जिसके विषम चरणों में, विषम चरण यानी ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, ये दूसरा होता है, ये चौथा चरण। ठीक, तो प्रथम और तृतीय चरण मतलब जिसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है और इसमें आपके सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। देखो यहाँ पे गिनो, सुनी मतलब ये छठा हुआ है ना, तो 1 2, यहाँ ए है तो 2 मात्रा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ पे 11 मात्रा आ जाएगी। इसी तरह यहाँ गिनोगे तो 13, यहाँ गिनोगे तो 11, इसी तरह यहाँ पे 13। तो ये आपका सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अब मैं सोरठा अभी पढ़ाया नहीं हूँ, रोला सोरठा आपको पढ़ाऊँगा तो अच्छे से ये मात्राएँ गिनना भी सिखा दूँगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, चलो माफ़ करना, अगला प्रश्न है, यार काफ़ी खांसी आ रही है, थोड़े मतलब मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं। 13 के बाद ये 14 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अनुचर शब्द में उपसर्ग है। देखो अनुचर में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, तो जैसे अनुचर है, ठीक है, ये 9 है, अनुचर है, तो यहाँ चर एक शब्द होता है, इसमें अनु ये उपसर्ग लगा है, तो यहाँ अनु, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये मतलब यहाँ प्रश्न एक था उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो मतलब 2 प्रश्न होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब प्रत्यय से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रत्यय को आपके मतलब बोर्ड परीक्षा 2024 से अब हटा दिया गया है, मतलब 23 में ये था लेकिन 2024 से हटा दिया गया है, आगे अब ये खत्म कर दिया गया है, यानी प्रत्यय से रिलेटेड अब आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न पूछा है कि प्रत्यय के प्रकार हैं, तो ये 2 ऑप्शन सही होगा, लेकिन अब ये 2024 में मतलब 2024 के बोर्ड एग्जाम में प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलो
उसके बाद आप कहोगे इसके जगह पे क्या पूछेगा, तो इसके जगह पे आपका पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगला, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर। ये है कि वेद पुराण में समास है। ओके, वेद पुराण में हमें समास बताना है। वेद पुराण मीन्स इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा वेद और पुराण। ठीक है, वेद और पुराण इसका समास विग्रह होगा। तो इसका हमने समास विग्रह किया तो बीच में देखो और आ गया, तो कहीं और या फिर या आए, और अथवा या आ जाए बीच में समास विग्रह करने पे, तो वहाँ कौन सा समास होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा माता पिता, जैसे आपने शब्द ये माता पिता भी पढ़ा होगा, इसका समास विग्रह करोगे तो माता और पिता, बीच में और आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों में आपका कौन सा समास होता है? तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो 16 का आपका जो 16 का ऑप्शन होगा वो सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो द्विगु समास क्या होता है? जो संख्या बोधक होता है, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाला। ठीक है, या त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, तो यहाँ ये क्या है? ये संख्या बोधक है, तो उसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत रहना, द्विगु और द्वंद्व काफ़ी कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से दोनों को क्लियर कर लेना। ठीक, अगला चलो, अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 17। वो क्या है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। ओके, हमें प्रमोद शब्द का तत्सम रूप बताना है। प्रमोद है, प्रमुद है, या प्रमोद या प्रमाद, तो सही ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा, प्रमोद। ठीक है, चलो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 17 हो गई। आगे हम लोग कर लेते हैं। आगे इधर प्रश्न है, 1 मिनट माफ़ करना। ये अब देखो, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17 के बाद 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये तीनों प्रश्न आपके हटा दिए गए हैं इस साल, मतलब 2024 से। ठीक है, 2023 में तो ये तीनों थे, लेकिन 2024 के बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। अब हिंदी में आपका संधि से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ ये देखो, शब्द रूप से रिलेटेड आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, शब्द रूप से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा। और ये धातु रूप, ये अपठत धातु या कोई भी लिख धातु यानी धातु रूप से भी संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा। तो अब आप कहोगे कि इन तीनों की जगह अब कौन प्रश्न पूछेगा? तो इन तीनों की जगह देखो, एक तो आपका वाक्य का स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछेगा, एक वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछेगा, और एक विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड, यानी 3 यहाँ पे नए टॉपिक जोड़े गए हैं इन तीनों के जगह पे। ठीक है, तो ये आपका जो न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर है ना, उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे वाक्य के स्वरूप से या वाच्य परिवर्तन से, तो उस मॉडल पेपर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। जो बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित मॉडल पेपर है न्यू पैटर्न पे, उसका। ठीक है, बाकी चलो एक और नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो सब्जेक्टिव प्रश्नों में जुड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग ये लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा फिर मुझे खांसी आ रही है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ओके, चलो हम लोग अब आगे ये खंड ब के प्रश्नों को करते हैं। जो खंड ब के प्रश्न हैं 50 मार्क के जो सब्जेक्टिव, 20 मार्क के तो अब ऑब्जेक्टिव हो गए यानी MCQ, और जिनका आंसर आपको OMR पे देना होगा। अब ये हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं जिनका आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न इनको नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा? देखो ऐसा होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दे देगा। ठीक है, ये आपके गद्यांश मीन्स गद्य पाठ से, गद्य पाठ वाले जो होते हैं उनको गद्यांश बोलते हैं और पद्य पाठ वाले को पद्यांश बोलते हैं। तो यहाँ गद्यांश किसी भी चैप्टर से आपके हो सकता है, मतलब गद्य पाठ में जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी भी चैप्टर से हो सकता है। जैसे ये मित्रता, पहले शब्द से ही मालूम चल जाएगा ये कि ये मित्रता वाला लग रहा है कि चैप्टर से। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, यहीं से आपका पहली लाइन से ही पता चल गया कि ये मित्रता वाले चैप्टर का ये गद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ आपको गद्यांश देगा, इसको आपको पढ़कर पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ आपको मतलब यहाँ पूछा रहता है कि मतलब कि तो संदर्भ पूछा रहता है यहाँ पे कि संदर्भ लिखिए या ऐसे प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ऐसे पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे देखो आपका सेकंड प्रश्न आपका मतलब ये रेखांकित अंश, इसमें कुछ रेखांकित अंश कर देगा। जैसे ये लिखा है इसके नीचे देखो अंडरलाइन किया हुआ है, तो कुछ रेखांकित अंश कर देगा और उसकी व्याख्या करने को बोलेगा। और तीसरा यहाँ एक नॉर्मल थे प्रश्न पूछा रहेगा। ठीक है, जिस मतलब इसको पढ़ोगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसा रहेगा प्रश्न। और यहाँ पे अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, मतलब ये 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक यहाँ पे देखो गद्यांश दिया है और एक नीचे गद्यांश दिया है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप ये करो या ये करो माफ़ करना यार,
आप ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन चलो हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में कौन सा इसमें से आ जाए हमें तो भरोसा नहीं है, तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आगे हम लोग मतलब पद्य पाठ के भी मतलब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यहाँ संदर्भ नहीं लिखना है, जैसे प्रश्न बोला है उसी तरह हमें करना है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, तो आप मतलब जो भी है प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिख दोगे यहाँ पे, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे और उत्तर में लिखोगे फर्स्ट के उत्तर में कि पाठ का नाम, पाठ का नाम, और पाठ का नाम क्या लिखोगे, मित्रता, और उसके बाद लेखक का नाम, और लेखक का नाम क्या लिखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे लिख दोगे, बस आपका फर्स्ट का उत्तर हो गया। उसके बाद सेकंड में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो सेकंड में आप हेडिंग डालकर कि रेखांकित अंश की व्याख्या और हेडिंग करो, मतलब हेडिंग डालकर और व्याख्या करोगे। अब व्याख्या कैसे करना है, देखो जैसे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, मतलब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मित्रता के लिए हमें मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि दो मित्र जो हों वो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही प्रकार की रुचि रखते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मतलब विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले लोगों के बीच में भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, यहाँ तक हमें केवल करना है, आगे हमें नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे हमने इसका मतलब व्याख्या यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से, थोड़ा आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर दोगे, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, या ये भी लिख सकते हो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से, भाई लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह बताना चाहते हैं कि ऐसे लिख दोगे कि मित्र केवल उन लोगों के मित्रता केवल उन लोगों के बीच नहीं हो सकती जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। सिंपल ये रेखांकित अंश जो है इसमें उसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आप व्याख्या कर दोगे, और बाकी एक नॉर्मल सा यहाँ पर प्रश्न पूछा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न है। तो आप इसका आंसर भाई यही है ना कि प्रस्तुत, आप ऐसे लिख दोगे, उत्तर लिख दोगे थर्ड का उत्तर डालकर कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि मतलब दो लोगों के बीच मित्रता मतलब होगी, ये तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो एक ही स्वभाव के हो, अलग अलग स्वभाव के लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। सिंपल यही कहना चाहते हैं, तो इसका अपने भाषा में बनाकर आंसर लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला गद्यांश। अब चलो इस सेकंड वाले गद्यांश को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यह देखो, ये अजंता, इसके भी फर्स्ट ही मतलब वर्ड से मालूम चल रहा है अजंता, जहाँ आ गया मतलब आपका मतलब एक चैप्टर है अजंता, आप गद्य पाठ में जिसको लिखा है आपके भगवत शरण उपाध्याय ने, ठीक है। तो यहीं से मालूम चल गया। तो अब चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम में कौन आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो चलो यहाँ हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्या प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ओके, पाठ और लेखक का नाम, तो भाई पाठ और लेखक का नाम सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या मतलब जो भी हो उसको डालकर, और यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर यहाँ पे आप लोग लिख दोगे भाई पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है ऐसे लिख दोगे पाठ का नाम, और यहाँ हाइफन डालकर लिख दोगे पाठ का नाम क्या है भाई, अजंता है, ठीक है। और उसके बाद लेखक का नाम क्या है भाई, तो भगवत शरण उपाध्याय है, ऐसे लिख दोगे तो फर्स्ट का आपका उत्तर सही हो जाएगा और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश इसमें देखो शुरू से अंत तक रेखांकित मतलब शुरू से अंत तक कर दिए, मतलब पूरे की व्याख्या करना है, ठीक है। और नॉर्मली है एक थर्ड वाला प्रश्न पूछा है कि अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलो इसको थोड़ा शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय मीन्स एक विशेष स्थान रखता है। तो अजंता जो है संसार की चित्रकलाओं में, अजंता क्या है, एक गुफा है और उसमें बहुत सारी चित्रकलाएं हैं, और वो चित्रकलाएं अपने आप में मतलब पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखती हैं, यही कहने का मतलब है लेखक का, ठीक है। आगे है कि इतने प्राचीन काल के इतने सजीव मतलब सजीव मीन्स ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो मतलब जीवित टाइप के लगते हैं, मतलब एकदम असली लगते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि इतने प्राचीन काल के, इतने प्राचीन मतलब इतने पुराने समय के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। मतलब कहने का मतलब कि इस प्रकार के मतलब जो सजीव चित्र है, गतिमान चित्र है, मतलब वो कहीं नहीं बने हैं पूरे विश्व में।
आगे बोला जा रहा है कि अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। मतलब जो अजंता के चित्र हैं वो हमारे ही देश नहीं बल्कि विदेशों को भी क्या किए हैं, विदेशों की भी जो चित्रकला है उसको प्रभावित किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मतलब उसका प्रभाव यानी अजंता की जो चित्रकला है उसका प्रभाव पूर्व के देशों पर तो पड़ा ही है, साथ ही मध्य पश्चिम एशिया भी इसके कलाकारी प्रभाव से वंचित न रह सका है। तो ये आपका पूरा पूरा गद्यांश है। अब इसको मतलब नॉर्मली तो मैंने इसका अर्थ टाइप को बता दिया। अर्थ टाइप का क्या, जो गद्यांश होता है ना उसका मतलब संदर्भ व्याख्या करना, संदर्भ तो नहीं व्याख्या करना आसान होता है, लेकिन जो इधर पद्यांश होता है ये जैसे चीटी को देखा वह सरल काली रेखा, इनका थोड़ा मतलब व्याख्या करना कठिन होता है। इनका तो आसानी से हो जाता है व्याख्या, लेकिन इनका करना कठिन होता है। चलो इनका भी अभी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। अब देखो अजंता की कला को बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग का एक थर्ड वाला प्रश्न है। लेकिन उससे पहले ये सेकंड वाला प्रश्न यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इसका लिख रखा है पूरा पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखो शुरू में थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा बना दो कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक भगवत शरण उपाध्याय बताते हैं कि, या अपने हिसाब से यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से ऐसे भी बना सकते हो आपका मन। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक भगवत शरण उपाध्याय बताते हैं कि अजंता की महान चित्रकला पूरे संसार में अपना विशेष स्थान रखती है। ये लिख दो कि पहली लाइन था ना कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान यानी एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, आगे इसमें स्थित प्राचीन बहुसंख्यक कथाएं तथा चित्र जो सदैव सजीव प्रतीत होते हैं अजंता के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं बने हैं। जो ये लाइन थी कि इतने प्राचीन कला के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने, उसका हमने यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये अगली लाइन है कि अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। ठीक है, तो देखो इसको हमने लिखा है यहाँ पे कि अजंता की चित्रकला भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की चित्रकला को भी प्रभावित की है। और अगली लाइन है इसमें कि उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कलाकारी प्रभाव से वंचित न रह सका है। तो उसका हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसका प्रभाव पूर्व के देशों पर तो पड़ा ही है, साथ ही इसके कलाकारी प्रभाव से मध्य एशियाई देश भी वंचित नहीं हैं या नहीं रह सके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से जो ये लाइन होती है इन्हीं को पढ़कर इनमें थोड़ा अपने हिसाब से मतलब कला में मिर्च उर्च लगाकर लिख दिया जाता है। तो ये मतलब आपका व्याख्या हो जाता है एक तरह से। ठीक, बाकी यहाँ पे एक और प्रश्न था अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अजंता की चित्रकला का प्रभाव बाहर के देशों पर कल्याणकारी रूप से पड़ा है, भाई कल्याणकारी रूप से पड़ा है, जिससे उन देशों में भी चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ है। ऐसे बनाकर अपने हिसाब से लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसमें थर्ड वाले प्रश्न का उत्तर। तो आप दोनों में से कोई मतलब किसी एक प्रश्न को आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होगा। इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर दो या इस गद्यांश के, और सही सही उत्तर देते हो तो 2 2 2 यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलो तो ये था आपका गद्यांश संबंधित प्रश्न इस पेपर कोड का। अब इधर हम लोग पद्यांश संबंधित जो प्रश्न है उसको आते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं साइड रख देता हूँ। इधर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे इन प्रश्नों को थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो। ये सेकेंड प्रश्न क्या रहेगा आपका, मतलब ये पद्यांश संबंधित रहेगा। यहाँ पे आपका मतलब पद्यांश दिया रहेगा, मतलब पद्य पाठ से 2 पद्यांश दिए रहेंगे। देखो एक ये ऊपर और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न होगा, और अथवा कर नीचे एक दिया रहेगा और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न होगा। तो ऊपर इस पद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, या इन प्रश्नों को मतलब इस पद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। दोनों में से कोई एक आपको करना है, जिसका आपको यहाँ पे भी 6 मार्क मिल जाएगा। 2 2 2 कर 3 प्रश्न है तो 2 2 2 कर 6 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये हम लोग कर लेते हैं, ये वाला पद्यांश जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्यांश क्या है इसको थोड़ा पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे, बुझती साँच न हासी, कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है कैसो की रस में अभिलाषी। अब यहाँ तक है हम लोग का ये रेखांकित अंश।
अब ये देखो, इसको पहचानना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए जितने भी आपके पद्यांश है ना, उनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना। गद्यांश को आप ऊपर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पद्यांश वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, निर्गुण कौन देश का कौवासी, ये तो पहले ही लाइन से पढ़ने से मालूम चल जा रहा है। यहाँ पे ये मतलब आपका सूरदास जी द्वारा लिखित है, ठीक है। आपका एक मतलब चैप्टर है सूरदास जी का पद नाम से, ठीक है, उसी से ये लाइंस ली गई हैं, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ भाई हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्या प्रस्तुत पद्यांश, इसे यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ पे चलो मैं दिखा देता हूँ, लिख कर टाइम वेस्ट क्यों करूँ। देखो संदर्भ और उपयुक्त पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश या निम्न पद्यांश कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, अब देखो यहाँ शब्द रचयिता यूज किया जाता है, ठीक है। पद्यांश में रचयिता यूज किया जाता है और गद्यांश में लेखक यूज किया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो जिसके रचयिता या रचयिता यहाँ आप कवि भी लिख सकते हैं, जिसके कवि, ठीक, सूरदास हैं, लेकिन रचयिता लिखो तो बेटर होता है, ठीक है। तो जिसका रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे, आपका संदर्भ हो जाएगा। और व्याख्या, अब व्याख्या करनी है, तो देखो व्याख्या के लिए इसका आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो निर्गुण कौन देश कौवासी, यहाँ पे क्या किया गया है कि थोड़ा मैं कहानी टाइप का बता देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। यहाँ पे जो गोपियाँ होती हैं, ठीक है, उनको समझाने के लिए उद्धव जी आते हैं, ठीक है, जिनको एक तरह से मतलब श्री कृष्ण जी भेजे होते हैं, ठीक है। और उद्धव जी को अपने ज्ञान पे भी काफ़ी घमंड होता है, और मतलब वो गोपियाँ तो भाई होती है सारी श्री कृष्ण को ही अपना प्रेम स्वरूप या एक तरह से अपना भगवान मानती है, लेकिन मतलब उद्धव जी होते हैं वो भाई मतलब श्री कृष्ण को नॉर्मल एक आदमी की तरह मतलब नॉर्मल मानते हैं। तो वो आकर उनके इस घमंड को भी तोड़ने के लिए मतलब जानबूझकर श्री कृष्ण उनको गोपियों के पास भेजते हैं। तो आकर जो उद्धव जी होते हैं गोपियों को समझाते हैं कि भाई मतलब तुम क्यों मतलब श्री कृष्ण के विरह में ऐसे तड़प रही हो, भाई तुम उनको भगवान की तरफ क्यों मानती हो, भाई तुम लोग मतलब निर्गुण ब्रह्म को मानो। मतलब श्री कृष्ण तो एक नॉर्मल एक आदमी है, मतलब ऐसे मतलब मैं अपनी भाषा में ये बता रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब वही होता है उनका। तो चलो तो वही गोपियाँ उनसे कुछ क्वेश्चन करती हैं और वो उनके क्वेश्चंस का मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं अब इसका कि अर्थ वास्तव में क्या है। निर्गुण कौन देश कौवासी, मतलब जब वो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए उद्धव जी, तो गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश कौवासी, जो निर्गुण है यानी जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म मीन्स जिसकी ना कोई वेशभूषा हमें पता है, वो कहाँ रहता है, उसका रंग कैसा है, उस मतलब जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उस ब्रह्म मीन्स वो एक तरह से भगवान, ठीक है। तो गोपियाँ कहती कि निर्गुण कौन देश कौवासी, जो निर्गुण है यानी निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाई सौदे, या मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को कहा गया है, ठीक है। मधुकर कहीं समझाओ सौदे, हे मधुकर हमें बताओ, बुझती साँच नासी, हम कोई मजाक नहीं कर रही हैं, हमें सच सच बताओ वह कहाँ का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है, कौन है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन उसकी नारी यानी पत्नी, कौन दासी और कौन उसकी दासी है, ठीक है। कैसे वर्ण वेश है उसके, मतलब किस प्रकार के वेश है, कहीं रस और वह किस रस में अभिलाषी मतलब अभिलाषा रखता है यानी पसंद करता है, किस रस को वह पसंद करता है। तो ये उसका अर्थ है, ठीक है। आगे बोलती है, मतलब आगे तो आपको इतने का ही अर्थ जानना होगा, क्योंकि संदर्भ मतलब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या इतने का ही करना है, लेकिन मैं पूरा का बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी पूरा भी पूछ देता है। आगे इसका अर्थ होगा पावेगे पुनिकियो आपनऊ जौरे करेगो गासी, गासी मीन्स एक तरह से अगर मतलब झूठ बोलना, एक तरह से छल करना, हमें सच सच ये सब चीज़ें बताओ, अगर तुम हमारे साथ छल करोगे तो फिर तुम उसके मतलब उसका खमियाजा खुद भुगतोगे, कहने का मतलब ये है। सुनत मौन है रहूँ बाबरऊ सुर सबे मती नासी, मतलब यह सब सुनकर कि बताओ भाई तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है, उसकी माता का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है, ठीक है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासिया कौन है, वो उसका मतलब किस रस में मतलब मन लगता है। यह सब प्रश्न सुनकर अब वह भाई भौचक्के रह जाते हैं
ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं सुनत मौन है, यह सब सुनकर वह मौन हो जाते हैं और बाबरो मतलब एक तरह मतलब पूरी तरह से हत्ते बत्ते रह जाते हैं। तो ये एक सिंपल ये इसका पूरा पूरा एक तरह से अर्थ है, ठीक है। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हमें क्या करना है, तो व्याख्या केवल इतने का यहाँ से यहाँ तक करना है, ये जो रेखांकित अंश है। तो चलो इसका अर्थ बता दिया, बाकी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ पहले से, इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप थोड़ा लिखोगे कि निम्न पद में जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी भ्रमर यानी वही भंवरा नाम संबोधित करती हुई पूछती इधर मैं आ जाता हूँ, पूछती हैं कि हे मधुकर तुम यह बताओ तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम आपको कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आप यह बतलाओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। ये सब गोपियाँ पूछती हैं। आगे आप बस ये 4 लाइन का आपका एक अर्थ हो गया सिंपल, मैंने यहाँ पे केवल अर्थ ही लिखा है। थोड़ा यहाँ आगे आप जोड़ोगे कि यानी गोपियों का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है उनके बारे में जब कुछ जानकारी ही नहीं है तो उनकी आराधना हम कैसे करें। सिंपल ये पूरा का पूरा आपका व्याख्या हो गया। इस तरह से आप लोग व्याख्या कर दोगे इसका, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो ठीक है। तो ये रहा आपका इसकी व्याख्या। उसके बाद यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्ति की है, तो भाई निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में निर्गुण ब्रह्म के वर्णन की कठिनाई को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि उस ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यानी कुछ नहीं जानते हैं भाई कि वह उसका रंग कैसा है, उसका घर कहाँ है, क्या मतलब, तो उसकी आराधना हम कैसे करें। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ऐसे, ठीक। तो ये हुआ आपका थर्ड वाला इसमें का जो प्रश्न है उसका उत्तर। तो ऐसे अगर करते हो तो आपको 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो चलो ये तो आपका हो गया ये वाला। अब इस जो पद्यांश है इसका हम लोग थोड़ा कर लेते हैं संदर्भ व्याख्या। चलो इसका हम लोग करते हैं। ये क्या है, देखो ये चीटी वाले चैप्टर से, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट मतलब यहाँ वर्ड से मालूम चल जा रहा है इस पद्यांश के कि यह चीटी वाले चैप्टर से है। और चीटी किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो चीटी लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहला में यहाँ पे प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चूंकि आपको एग्जाम में कि तो ये करो कि तो ये करो, दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखोगे भाई, संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चीटी नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चीटी नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए इसका अर्थ जानना पड़ेगा, तो थोड़ा हम लोग अर्थ जान लेते हैं भाई। देखो अर्थ क्या है, देखो यहाँ तक रेखांकित अंश किया तो इतने का ही हमें करना है। चलो देख लेते हैं। चीटी को देखा, कहने का मतलब कि चीटी को क्या तुमने मतलब देखा मतलब इस चीटी को तो सब लोग देखते हैं भाई, लेकिन कहने का मतलब कि क्या चीटी को कभी तुमने ध्यान से देखा है। चीटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह क्या है, सरल मीन्स एक तरह से सीधी, विरल काली रेखा है, वह एक मतलब उसकी जो एक तरह से रेखा है वो सीधी काली रेखा है, ठीक है। तग के तागे सी जो हिलडुल, मतलब जब वह अपनी सीधी रेखा में चलती है तो ऐसा लगता है कि वो मतलब जो तागा होता है उस तागा मीन्स एक धागा, पतला सा काला सा धागा होता है, उसके समान वो हिल डुल रही हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह जो होती हैं एक सीधी रेखा में अपने लघुपद यानी छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर एक साथ चलती है। वह है पिपीलिका पाती, मतलब वह क्या है, पिपीलिका, वह है पिपीलिका पाती, मतलब वह पिपीलिका मीन्स एक तरह से वही आपका मतलब चीटी ही हो जाएगा। वह है पिपीलिका पाती, वह मतलब वह एक तरह से चीटियों का एक तरह से पाती मीन्स पकती है। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका अर्थ। बाकी यहाँ पे देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, इसका अर्थ हो जाएगा कि देखो ना वह किस प्रकार अपना सतत यानी लगातार काम करती हैं। कन कन करके चुनती अविरत, और एक एक कर कर
चुनती अविरत मीन्स एक तरह से अपना मतलब भोजन चुनती हैं, अपना भोजन जुटाती हैं। तो ये इसका एक तरह से नॉर्मली पूरा अर्थ रहा। तो इसका अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो चलो यहाँ से यहाँ तक आप व्याख्या कैसे लिखोगे, यहाँ तक मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इसको बता देता हूँ अच्छे से आपको। देखो यहाँ पे लिखोगे भाई, ये है रेखांकित अंश की व्याख्या से हेडिंग डालकर लिखोगे कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रश्न करते हुए कहता है। चूंकि कवि यहाँ पे देखो प्रश्न का चिन्ह लगाया कि चींटी को देखा, तो प्रश्न करते हुए कहता है, आप लोग लिख दोगे, ठीक है। प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चींटियों की रेखा एक सरल, सरल मीन्स वही सीधी, काली और बिरल, बिरल मीन्स एक तरह से पतली रेखा के समान प्रतीत होती है। यानी चींटियों की जो रेखा है वह एक काली और पतली रेखा के समान प्रतीत होती है। जब वह मिलकर एक साथ अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा है। इस लाइन का मतलब तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल सी, तो उसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है। आगे आप लिखोगे, कभी आगे कहते हैं कि वह चींटियों की पंक्ति, ओके भाई हमें तो इतना ही करना था ना, हमें तो इतना ही करना था। वह है पिपीलिका पाती, मतलब वह सिंपल वह इसका थोड़ा आगे लिख दो कि वह मतलब चींटियों की, इसके आगे लिख दो कि वह चींटियों की क्या है, एक पंक्ति है। सिंपल इतना आप लोग लिखो, क्योंकि इतने का ही व्याख्या करना था। पूरा का आप करोगे तो यहाँ देखो मैंने पूरा का लिखा है शायद, अपने छोटे छोटे उपयोगी कणों को बिना लगातार चुनती है। चलो यहाँ पूरा का नहीं करना है, इतने का ही करना है सिंपल। बाकी इसका अर्थ बता दिया, पूरा का आएगा तो आप कर लोगे, ठीक। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट और ये सेकेंड पद्यांश। अब आपका गद्यांश और पद्यांश खत्म। अब देखो अगला जो थर्ड वाला प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो, वो रहेगा आपका संस्कृत से, मतलब हिंदी में पीछे, हिंदी क्या संस्कृत में बता रहा हूँ, संस्कृत परिचायिका जिसको आप बोल सकते हो, हिंदी में पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, उससे यहाँ पे प्रश्न रहेगा तीसरा, किस प्रकार का रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश, मतलब यहाँ आपका संस्कृत से गद्यांश दिया रहेगा, इसका आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो जैसे ये है तो इसका सबसे पहले आपका संदर्भ और संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद का 3 मार्क। तो देखो इसका और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे अथवा का था, मतलब 2 दिया था, यहाँ पे भी 2 दिया रहेगा और 1 करना होगा। तो चलो पहले इसको ही हम लोग कर लेते हैं। संदर्भ भाई वाराणसी, यहाँ पे फर्स्ट ही यहाँ पे मालूम चल रहा है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यहीं से मालूम चल रहा है कि वाराणसी वाले चैप्टर से है। तो इसका आप लिख दोगे क्या कि संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत, अब देखो इसमें आप संस्कृत गद्यांश लिख दोगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ भी लिख सकते हो। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें उद्धृत शब्द यूज करोगे, ठीक है। चलो यह लिया गया भी लिख सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, सिंपल, या लिया गया है ये भी लिख सकते हो। इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक। अब चलो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी मतलब इसका अनुवाद भी करना है। तो अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो, और वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, मतलब वाराणसी क्या है, सुविख्यात यानी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यम विमल सलिल तरंगया गंगया कुले स्थिता, मतलब यह विमल सलिल मतलब यह स्वच्छ जल की तरंगों, विमल सलिल तरंगया है मतलब स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के कुले मीन्स मतलब किनारे स्थित है। अस्याः घटानाम वलयाकृति पक्ति धवलयाम चंद्रिका बहुत राजते, मतलब इसकी घटानाम यानी घाटों की वलयाकृति जो है, वलयाकृति जो पक्ति है, धवलया है यानी एक तरह से श्वेत या चमकीली, चांदनी रात में, चंद्रिका मीन्स चांदनी रात में बहुत राजते मतलब अच्छी लगती है एक तरह से। अगणितः पर्यटका दूर सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, यानी अगणितः मतलब बहुत से, अनगिनत, पर्यटका मीन्स पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ पे आते हैं। अस्या घटाश्चानाश शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसा, और इसकी घाटों की मतलब जो शोभा है उसको देखकर बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका अर्थ। तो आप इसका मतलब हिंदी अनुवाद, अर्थ यानी वही हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर इसका लिख दोगे, ठीक है। बाकी चलो अगला इसमें अथवा वाला जो है उसको इधर कर लेते हैं।
थोड़ा यार खांसी टाइप का आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना। यहाँ पे अगला अथवा में कर यहाँ पे एक दिया है तो आप उसको करो या इसको करो, दोनों में से कोई यहाँ पे भी ये करना होता है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आम मीन्स हाँ, राष्ट्रद्रोह यमनराज, यानी यमनराज बोलता है कि हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज, ठीक है। आगे क्या है, बाकी ये किस चैप्टर से है, बाकी इसका हमें संदर्भ भी लिखना होगा ना, तो यह किस चैप्टर से है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ ये देशभक्त चंद्रशेखर जो है उसी चैप्टर से ये पूरा का पूरा ये है ये लाइन। तो इसका आप कैसे लिखोगे, प्रस्तुत संदर्भ लिखोगे कैसे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर, ठीक है, देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत है या यहाँ पे लिया गया है भी लिख सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका हम लोग अनुवाद करते हैं थोड़ा। आम मीन्स हाँ, राष्ट्रद्रोह यानी राष्ट्रद्रोह, यमनराज यानी यमनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम मतलब क्या है, यह भारत एक राष्ट्र है। एकम इदम भारत राष्ट्रम मतलब भारत क्या है, एक राष्ट्र है। बहुनी छात्र राज्यानि, बहुनी छात्र राज्यानि यानी यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत सारे राज्य, बहुवश शासका और बहुत सारे शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जे तुम इच्छसी यानी तुम इन लोगों से मित्रता पूर्वक इसके मतलब इसको विभाजित या खंडित करने की इच्छा मतलब कर रहे हो। अंबिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण यानी अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका ये अर्थ हुआ। तो अर्थ यानी वही इसका अर्थ या अनुवाद एक तरह से बोलो तो अनुवाद डालकर इसका आप लोग लिख दोगे। बाकी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनुवाद भी मैंने लिखा हुआ है कि हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रतापूर्वक संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो आप लोग लिख लेना। बाकी ये आपका गद्यांश रहा और जो चौथा प्रश्न रहेगा वो आपका पद्यांश रहेगा। पद्यांश यानी यहाँ पे श्लोकों को ही पद्यांश बोला गया है। यहाँ पे 2 श्लोक रहेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ नीचे, दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो चलो हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कि आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख अस्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। अब देखो ये आपके किस चैप्टर से है, तो भाई ये आपका आप लोग पढ़ोगे प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण से ये है, ठीक है। प्रबुद्धो ग्रामीण नामक आपका चैप्टर है, आप देखना उसी में का है इसका। तो आप संदर्भ लिख लोगे। भाई संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत, अब इसको देखो श्लोक लिख दोगे, प्रस्तुत श्लोक लिख दोगे या इसको पद्यांश आप लोग बोल सकते हो। तो प्रस्तुत पद्यांश जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे प्रस्तुत संस्कृत, यहाँ पे माफ़ करना ये पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पे भी आप उद्धृत है या लिया गया है लिख दोगे, ठीक। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है कि आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुक अस्पवक्ता च यो जनाति स पंडित, ठीक है। इसका अर्थ है कि मतलब यह बिना पैर का, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित मतलब यह मतलब एक तरह से बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर नहीं है फिर भी क्या है, सॉरी साक्षरो न च पंडित यानी साक्षर है लेकिन फिर भी यह पंडित नहीं है। अमुख अस्पक्टवा अमुख अस्पक्ट वक्ता च यो जनाति स पंडित, और बिना मुँह का है परंतु साफ साफ बोलने वाला है और जो इसको जानता है वह क्या है, वह पंडित है। तो यहाँ पे या विद्वान है। तो यहाँ पे इसका अर्थ देखो, हिंदी अनुवाद या अर्थ, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, ठीक है। बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उससे जो जानता है वह विद्वान है या पंडित है। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ, आप लोग लिख दोगे, सिंपल, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखो ये धान्य नातुम किंविच धनन्ना अस्त किमुत्तम लभानुत्तम किंस्यात् सुखानम स्यात् किमुत्तम। ओके, ये आपका ये वाला है ये श्लोक। तो आप इसको करो, इसको करो, दोनों में इसको ये करना है। तो इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे,
और व्याख्या नहीं करना है, हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ भाई ये किससे लिया गया है, ये देशभक्त चंद्रशेखर है, नहीं ये देशभक्त यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे पद्यांश रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देशभक्त चंद्रशेखर नहीं रहेगा, बल्कि आई थिंक ये आपका भारतीय जो संस्कृति वाला है ना चैप्टर, उसमें ये शायद दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख लेना कि ये आपके किस चैप्टर से। बाकी इसका अर्थ ये है कि जो ये वो उस टाइम की बात है जब ये यक्ष और युधिष्ठिर में जब मतलब संवाद होता है, उस समय की ये बात है। तो यहाँ इसका अर्थ है कि अन्नों में उत्तम क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ है कि अन्नों में उत्तम क्या है, इसमें है कि उसके बाद कि धानों में उत्तम क्या है, उसके बाद लाभों में उत्तम क्या है, यहाँ है ना लाभ, तो लाभों में उत्तम क्या है, और अंत में सुखे में उत्तम क्या है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, उसका ये मतलब ये लाइन से, ठीक है। तो ये रहा, यार माफ़ करना गला बैठ रहा है, तो ये रहा इसका मतलब अर्थ। अब चलो यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन एक बार और पानी पी लेता हूँ, रुक जाओ। ओके चलो भाई साहब, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। एक मिनट चलो अगला देखो, ये 5वां प्रश्न। इसके बाद जो 5वां प्रश्न रहेगा वो खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा, जो 3 मार्क का रहेगा। और इसमें बहुत सारे खंड काव्य, देखो ये कौश लगा, ये देख रहे हो, ये सब खंड काव्य यहाँ तक आकर ये खत्म होता है। मतलब यहाँ मतलब सभी खंड काव्य यहाँ पे दिया रहेगा। देखो तुमुल, अग्रपूजा, कर्मवीर भरत, कर्ण, ज्योति जवाहर, ये सारे के सारे देखो ये खंड काव्य पूरा का पूरा ये सब दिए हुए हैं। तो ये जो खंड काव्य होंगे जो सारे के सारे ना, ये मतलब हर जिले के हैं। इसमें से आपको छांट कर आपके ज़िले में कौन खंड काव्य आता है उसको आपको लिखना होता है, ठीक। तो अब मैं तो नहीं जानता आप किस ज़िले से हो, आप जिस ज़िले से हो आप वो खंड काव्य तैयार कर लेना और लिख देना। जैसे यहाँ पे मान लो कर्ण खंड काव्य किसी ज़िले में आता है, तो इसमें खोजना है कि कर्ण खंड काव्य कहाँ है। तो देखो कर्ण खंड काव्य यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें 2 प्रश्न पूछा है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए, या कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। 2 प्रश्न हैं, तो दोनों में से कोई एक, आप ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि आपके ज़िले में ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, तो आपको खोजना है कि इसमें ज्योति जवाहर कहाँ है, तो यहाँ पे है ज्योति जवाहर। अब ज्योति जवाहर में यहाँ 2 प्रश्न हैं, तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो आप अपने ज़िले से, मान लो आपके ज़िले में ज्योति जवाहर आता है, तो ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है उसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़े रहोगे तो आसानी से यहाँ जो प्रश्न पूछेगा उसका आंसर आप दे दोगे। तो इसको मैं छोड़ता हूँ, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 5 के बाद 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क और ख 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय होगा। यहाँ पे आपका 3 लेखक का नाम दिया रहेगा, 3 लेखक का नाम, तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। इस प्रकार जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का मार्क मतलब 2 मार्क, तो 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। तो भाई जयशंकर प्रसाद आप याद करना, फेमस काफ़ी निश्चित है, आना ही आना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद कर लेना लेखकों में, ठीक है। उसके अलावा एक और कोई याद कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर याद कर लेना। 3 याद कर लोगे आप लोग लेखकों में, यानी वही गद्य वाले पार्ट में से, तो आपका फंस जाएगा निश्चित है। और यहाँ पे आप ख वाले प्रश्न में कवियों का जीवन परिचय आता है, इसका भी 3 मार्क मतलब जीवन परिचय लिखने का, और नीचे उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का 2 मार्क, तो आपका 5 मार्क यहाँ से भी आता है। तो इसमें कवियों में आप तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, इन 3 का और एक किसी और का याद कर लेना, निश्चित है आपका फंस ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 मार्क जीवन परिचय देकर जाएगा। तो आप लोग इसको करते रहना। बाकी मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा चुका हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा चुका हूँ। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वाले सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां है। यहाँ पे जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना होता है 2 मार्क का, और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो यहाँ 2 श्लोक आए हुए थे, तो यहाँ नहीं कि इसी श्लोक को आपको उठाकर यहाँ पे लिख देना है, कोई अलग सा श्लोक लिखना है। इसलिए 3 काफ़ी मतलब आपको 3 कैसे भी श्लोक याद कर लेना, क्योंकि आपकी काफ़ी भाग खराब रही। 2 यहाँ पे जो आप याद किए वो श्लोक वो फंस जाता है, तो एक आप यहाँ का बच्चा रहेगा आपका, तो आप लिख लोगे। तो इसलिए 3 श्लोक याद कर लेना, और काफ़ी आसान 3 श्लोक मैंने लिखवा रखा है, वो भी आप चैनल पे जाकर हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चलो आगे हम लोग चलते हैं। बाकी आपके चैप्टर में है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, जो आप 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। चलो बाकी आगे हम लोग चलते हैं। या मरणम मंगलम वापि जयो वापि पराजय, ये भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे
3 मैंने काफ़ी आसान आसान श्लोक लिखवा रखा है, आप जाकर देख लेना या आप अपने मन से जो भी हो याद कर लेना, 2 मार्क आपको मिलेगा। अब 8वां प्रश्न यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8वां जो प्रश्न रहेगा, अब आपका ये संस्कृत उत्तर से संबंधित नहीं रहेगा। 8वें प्रश्न की जगह यहाँ पे अब आपका पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न रहेगा, नए पैटर्न पे पत्र लेखन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो ये 8वां प्रश्न है, अब 2024 बोर्ड एग्जाम में ना ये 9वां प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 9वां प्रश्न है वो 10वां प्रश्न हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को याद रखना। और ये जो यहाँ पे 2+2 यानी इसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन करना है, जिनका 2023 में 2 मार्क था, लेकिन इस बार 2024 को बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क मिलेगा, यानी ये 2 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। कोई भी 2 प्रश्न करो उसका आपको 2 मार्क मिलेगा, 1 मार्क। और यहाँ ये जो 9 नंबर का प्रश्न था, इसको अब आपको 7 मार्क का कर दिया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम में, अब इसका 7 मार्क मिलेगा। यानी 2 मार्क यहाँ से 2 मार्क यहाँ, 4 मार्क निकाल कर 4 मार्क का एक नया प्रश्न ऐड कर दिया गया है, पत्र लेखन, ठीक है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, पत्र लेखन 4 मार्क में। और नंबर कहाँ से लिया गया है वो 4 मार्क, तो 2 मार्क यहाँ से निकाल कर और 2 मार्क यहाँ से निकाल कर, यानी अब आपका ये प्रश्न है निबंध लेखन वाला, वो 7 मार्क में आएगा, और ये आपका इसका 2 मार्क मिलेगा। 4 प्रश्न रहेंगे कि 2 का उत्तर देने पे आपको 2 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि श्वेत केतुक से पुत्राति या विश्व से स्पष्टवा क अतुर से मित्रम क चंद्रशेखर सुपितु नाम की मकत, चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र कथयत, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें से और तीनों में से किसी एक का आप उत्तर दे दो, बस आपका हो गया। मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर दो, आपको 2 मार्क यहाँ, मतलब 2 मार्क कम मिलेगा नए पैटर्न के अनुसार। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका हिंदी का पेपर रहेगा। 2024 का भी पेपर एक तरह से भी बता दिया मैं कि 2024 का हिंदी का पेपर कैसे आएगा, ठीक है। और बाकी इसको पूरा का पूरा हमने सॉल्व भी कर लिया। ये हम लोग का जो पेपर कोड था 8 से 1 DG था यूपी बोर्ड का 2023 का, ठीक है। बाकी अगर इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी पे जा सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, उससे भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इसका पूरा का पूरा ये मतलब PDF तो वहाँ डालने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। ऑप्शन एक जुगाड़ बनाकर वो डल सकता है, तो मैं देखता हूँ, डाल दूँगा। बाकी चलो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाकी आप बताना कि इसके बाद मैं आपके पास कौन सा कोड है उसका मैं सलूशन लेकर आऊँ। मेरे पास कई सारे पेपर हैं, कई सारे पेपर नहीं हैं, तो उसको जो नहीं है उसको मैं आपसे मंगा भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी 8 से 1 DG का मैंने सॉल्व किया। बाकी आप बताना कि आपके पास कौन सा पेपर कोड है या आपके ज़िले में कौन सा पेपर कोड आया हुआ था, ठीक। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।